Hello everyone. Today we are discuss about the modern periodic tables and their traits and variations. Okay guys, so this class we are discussing of different characters and properties of modern periodic table, just like number of cell, valence electron, valency, atomic radius, etc. Okay guys, so firstly we have already learned in the 9th class what is a valence इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज एंड वैलेंसी. ओके गाइस, तो बेसिकली इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आप लोगों को बेसिकली पता है कि ये सब क्या होते हैं. ओके सो गाइस देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के कुछ ट्रेड्स और क्या होते हैं, वेरिएशंस होती है. ओके सबसे पहले तो ये देखो, जो एक न्यूक्लियर होता है उसके सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन्स ओके और न्यूट्रॉन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है. ये जो दोनों हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, एक हाई टेंडेंसी के साथ अब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं. और इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री मूविंग क्या करते हैं, ये राउंड न्यूक्लियस क्या करते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं. ओके रिवॉल्विंग करते हैं. सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि नंबर ऑफ जो होता है इलेक्ट्रॉन, ओके तो नंबर जो एटॉमिक नंबर इसका बोलते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में. ओके गाइस, सो एटॉमिक जो नंबर है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर नहीं होती, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, याद रखना गाइस. ओके सो जो इसका एटॉमिक मास होता है वो डिसाइड होता है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इन दोनों को जब कॉम्बाइन करते हैं तब क्या निकलता है, एटॉमिक मास निकलता है गाइस. इसमें जो चार्जेस है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यही इसका न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है. तो ये है गाइस उसका न्यूक्लियर चार्ज, प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है. ओके इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव. ओके प्लस होता है माइनस होता है, अट्रैक्शन फील्ड होता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. ओके ओके नेक्स्ट जो होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन गाइस. सो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देखो, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मीन्स जो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, जो उसमें रिवॉल्विंग करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ओके सो देखो गाइस, अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं ग्रुप वाइज चल रहे हैं अभी, याद रखना ग्रुप वाइज मीन्स क्या, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं. हॉरिजॉन्टल में देखो, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन. सो द आउटर मोस्ट सेल द प्रेजेंट ओनली वन इलेक्ट्रॉन. इसका आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वन. ओके गाइस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वन, याद रखना. ओके देन इन द सेकेंड एटम we know that lithium have a 3 atomic number, means 3 electron. So the electron configuration is 2 and 1. okay तो outermost electron have only outermost cell have only 1 electron. इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ गाइस, 1 हुआ. ओके कंफ्यूज नहीं होना, 1 ही है. देखो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. देन वी आर नो दैट सोडियम हैव ओनली 11 इलेक्ट्रॉन. ओके तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 2 8 1. सो व्हाट इज द देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1. ओके इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 ही है. देन नाउ डिस्कस अबाउट पोटेशियम. सो पोटेशियम में अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो इसका जो होता है 19 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 8 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. सो तो गाइस देखो, सब में हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम और आपके पोटेशियम, सब में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल ही है गाइस. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मतलब सब में क्या हो गया, वैलेंस एक ही है, सिंगल फॉर्म में है. ओके सो ये जो होता है बेसिकली, इसको आप एक चार्ट बना लो और चार्ट के अकॉर्डिंग फिर इसको लिखते जाओ. ओके सो यहाँ पे जो बेसिकली आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ठीक है, वो तो आपको बेसिकली इंक्लूडिंग करके इसमें लिखना पड़ता है. सो गाइस देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे एक टेबल बना रखा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई वो क्या हुआ है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, टॉप टू बॉटम. सो वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही आ रहा है. सो इसको लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन बनने वाला है. ओके नेक्स्ट
नंबर ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सेल देखो कैसे, नंबर ऑफ सेल की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो देखो जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही है। हीलियम हैव 2 सेल्स। सेल्स का मतलब उसके ऑर्बिट, भाई 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो सेल नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सोडियम के पास 3 सेल नंबर हो गए, पोटेशियम के पास 4 हो गया, और जब जाओगे रुबिडियम तो ये कंटिन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा और 7 तक जाएगा। मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। देखो ग्रुप में जा रहे हैं तो 1 2 3 4 मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो जब हम लोग नंबर ऑफ सेल काउंट कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है गाइस। ओके, बस इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखना आपको। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग इसकी वैलेंसी के गाइस। ओके, वैलेंसी क्या होता है बेसिकली सबको पता है, 1 to 4। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 क्या है, 1 to 4 के बीच में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 में आ रहा है तो वो डायरेक्टली उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। अगर वो 5 to 7 के बीच में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 8 से माइनस कर देते हैं। ओके, मतलब टेंडेंसी पे डिपेंड करता है उसका वैलेंसी, कि उसके ऑक्टेव को कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितना वो रिमूव करेगा, तो उसका जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो, या फिर उसका एटम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पे इसका भी अगर बात करेंगे तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है गाइस, 1 1 है। अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 है, 3 है या फिर 4 होता तो भी इसका वैलेंसी क्या होता, उतना ही होता। बट अगर ये 5 हो जाता, ठीक है, जैसे 5 हो जाता ये, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें 8 माइनस करते, 8 में माइनस करते, तो 8 माइनस जब 5 करेंगे, ठीक है, तो क्या आता -3। मतलब उसमें क्या चाहिए होता है, 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, मतलब उसकी वैलेंसी क्या हो जाता है, -3। वैलेंसी को जनरली साइंस से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको 3 ही बोलते। ओके, ये ऑलरेडी 9th में आपको बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे इन सब का वैलेंसी 1 1 1 1, सब में वैलेंसी क्या रहेगा, 1 है गाइस। मतलब इसका भी वैलेंसी क्या होने वाला है, रिमेन सेम होने वाला है। ओके, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट अप कर सकते हैं। तो आप इसमें टेबल में फिर से इसको ऐड कर सकते हो। ओके, वैलेंसी इसको लिखना है हमको, वैलेंसी रिमेन सेम। ओके गाइस, देन वैलेंसी के बाद जो नेक्स्ट है हम लोगों का एटॉमिक रेडियस। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस गाइस। तो एटॉमिक रेडियस कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, चलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, नाउ अब देखते जाओ, यहाँ पे क्लियरली देखना अच्छे से। भाई यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें आ जाओ तो न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। भाई आपको इजीली समझ में आ रहा है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं गाइस, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, सो द एटॉमिक रेडियस इज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो रेडियस कितना है, छोटा सा है। रेडियस एक सेल बढ़ने के साथ साथ रेडियस भी बढ़ा, और सेल बढ़ा तो रेडियस भी बढ़ गया, और सेल जैसे जैसे ऐड होते जा रहा है रेडियस क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। सो गाइस व्हाट इज द कंक्लूजन, वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, सो एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। देखो रेडियस छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, कंटिन्यू ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, इंक्रीज हो रहा है। सो क्या लिखेंगे इसमें, द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेज। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है, टेबल आपको बनाना है। ओके गाइस, सो अब एटॉमिक रेडियस तो समझ में आ गया। देन इसके बाद हमको डिस्कशन करना है इसमें बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर। सो व्हाट इज अ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग गाइस। तो मेटालिक कैरेक्टर में याद रखना, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। और वी आर नो डैट द मेटल्स आर गुड डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, ये बहुत इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, सबको पता है गाइस। अब हमको बस ग्रुप में ये देखना है कि ऐसा कौन सा एटम है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। चलो भाई देखो,
मेटेलिक कैरेक्टर याद रखना, द टेंडेंसी ऑफ द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर एंड वी नो दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ओके। इलेक्ट्रॉन डोनर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये जो न्यूक्लियस है दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट सेल है। कितना दूर है? बहुत कम है, डिस्टेंस कम है ना, ओके। यहाँ से जब हम लोग दिए थे तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, थोड़ा ज़्यादा था, फिर बढ़ गया उसका डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, कंटिन्यू डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ते गया, ओके गाइस। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी जो अट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। भाई देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यहाँ पे है और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब वो ज़्यादा दूर में है क्या, नहीं, इस बहुत पास में है। पास में है मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या करे, प्रोटेक्ट करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पे देखो लिथियम से थोड़ा सा दूर हो गया, तो कंपेयर देन हाइड्रोजन, लिथियम में जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को कैच करने की वो थोड़ा सा कम रहेगा। अब हम लोग कंटिन्यूसली आ जाए तो लास्ट में सोडियम पोटेशियम में देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 क्लास के बाद यहाँ पे है, ऑर्बिट बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे इसकी पकड़ होनी चाहिए, यानी उसको अट्रैक्ट करने की जो पावर होनी चाहिए वो क्या है गाइस, बहुत कम है, ओके। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है गाइस, याद रखना। यहाँ पे हाइड्रोजन में तो वो टाइटली पैक्ड है, हेल्ड है, ओके, बट यहाँ पे जो है वो क्या है, लूजली पैक्ड है या लूजली हेल्ड है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ओके, मेटेलिक प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, जो पकड़ है वो कम हो जाएगी, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ईजिली रिमूव हो सकता है। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी लग रही है, ईजिली रिमूव हो रहा है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे पावर ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ होने का नाम नहीं लेगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप का हो रहा है, ओके। सो आपको बस अपने टेबल में ऐड करना है, क्या ऐड करोगे टेबल में, जो एटॉमिक जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम चलते हैं, ओके, टॉप टू बॉटम। तो मेटेलिक कैरेक्टर में टेंडेंसी पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी कम, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, मतलब कंटिन्यू उसका क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। पोटेशियम तक जाने तक वो इजीली क्या कर रहा है, उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, सो इंक्रीजिंग होगा इसमें इसका मेटेलिक प्रॉपर्टी, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, इंक्रीज होने वाला है, ओके, ओके गाइस। देन अब हम लोग बात करते हैं इसके नॉन प्रॉपर्टी, इसका बेसिकली नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पे। सिंपली समझना है इसमें भाई, यहाँ पे जब हम लोग बात किए थे मेटेलिक कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं था, ये थोड़ा थोड़ा भाई डिस्टेंस बढ़ रहा है तो देगा, फिर ये और देने को तैयार है और ये तो बिल्कुल रिमूव कर रहा है, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मेटेलिक प्रॉपर्टी, ओके। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है गाइस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की यानी कैच करने की पॉसिबिलिटी। भाई अगर मैं इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन लाता हूँ, ठीक है, क्या ला रहा हूँ, इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ, इसके सामने भी इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ, हम लोग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी उसको क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे देखो ये तो उसको इजीली क्या कर सकता है, 1 है इसके पास, ये उसको इजीली क्या कर सकता है, कैच कर सकता है, करेगा कैच, ये कैच करने की पॉसिबिलिटी नहीं रखती, ये तो बिल्कुल नहीं रखेगा, ये रिमूव करेगा। मतलब उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इज जस्ट अपोजिट ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टी, ओके, मतलब रिमूव अपोजिट होने वाला है। तो अपोजिट होगा तो इसको आप जल्दी लिख लो, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज। देन वी आर डिस्कस अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। सो गाइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होगा, देखो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वी नो दैट द आयनाइजेशन एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको चाहिए, मिनिमम एनर्जी, वही क्या है उसका आयनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। चलो देखो कैसे होगा, कितना इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लग रहा है वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे देख सकते हैं, ओके। अच्छा अब इसमें देखो आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, यहाँ से डिस्टेंस देखो गाइस,
दिख रहा है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट, पहला टर्म अगर क्लियर नहीं हो तो बाकी टर्म क्लियर नहीं होगा। यहाँ से न्यूक्लियस और यहाँ से उसका ऑर्बिट दोनों का पकड़ बहुत ज़्यादा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे तो यहाँ से निकालना है तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, हाई एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इज वेरी लेस। डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम है तो उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेगा। ओके, तो क्या हो गया आपका, हाई रिक्वायर्ड, क्या होगा आपका, रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड और एक दूसरा फ्रेंड है। ओके, दोनों फ्रेंड क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो इसको अगर तोड़ना होगा, ठीक है, थर्ड को मेंबर को यहाँ पे इंटर करना होगा, तो इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलता हूँ कि एक फ्रेंड यहाँ पे है और उसके बीच ज़्यादा नहीं है, बस एक क्लासमेट टाइप का है, वो यहाँ पे है, तो क्या होगा, उसकी बॉन्डिंग ईजिली टूट जाएगी, मतलब एनर्जी क्या होगा, कम लगना पड़ेगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। सेम रूल यहाँ पे यूज़ करो। ओके, फ्रेंडशिप, और यहाँ पे आप उसको आयनाइजेशन एनर्जी में दे दो कि आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ उससे थोड़ा कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ डिस्टेंस और बढ़ गया मतलब एनर्जी कम लगेगी। बट यहाँ पे देखो पोटेशियम का डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आउटर मोस्ट सेल के साथ कि वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ईजिली रिमूव होना चाहता है, क्योंकि उसमें उसका कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, ये ईजिली रिमूव हो सकता है। मतलब यही वो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। ओके, लो एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, लेस एनर्जी लगेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा लगा फिर कम लगा, मतलब क्या हो रहा है, टॉप टू। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो एनर्जी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा लग रहा है, फिर कम और बहुत कम, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखो क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है गाइस। ओके, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। ओके, डिक्रीज हो रहा है। देन अब यहाँ पे देखो, बेसिकली ये टेंडेंसी तो समझ में आ गया आपको। ओके, देन ये टेंडेंसी समझ में आने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गया। ओके, देन वी आर अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके गाइस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है गाइस, याद रखना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत, मतलब इलेक्ट्रॉन गैन कॉन्सेप्ट है ये, इलेक्ट्रॉन गैन कॉन्सेप्ट, कि कोई भी एटम या एलिमेंट कितने जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, कितने जल्दी से वो खींचेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन गैन कैपेसिटी या एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो एफिनिटी में देखो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो डिस्टेंस कम है इसका न्यूक्लियस के साथ, मतलब न्यूक्लियस इसको इजीली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने साइड। ओके, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, मोर, इसमें मोर उसकी क्या होगी, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होगी। ओके, मोर एबिलिटी है गाइस। ओके, नेक्स्ट, अब देखो ये तो बहुत इजीली उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये उससे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन को गैन करने की जो कैपेसिटी आएगी वो थोड़ी सी कम होगी। ऐसे ही अगर हम लोग लास्ट में बात करें तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी, यानी लेस एबिलिटी रहेगी, और हाइड्रोजन में मोर एबिलिटी। सो ईजिली समझ में आ रहा है, इसमें एबिलिटी क्या है, हाई है, और इसमें एबिलिटी क्या है, लेस है। तो लेस और हाई आ रहा है तो आपको जनरली समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, अब कम आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है हाइड्रोजन में और पोटेशियम में नहीं हो रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है गाइस। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी आर डिक्रीज। सो देखो अब इसको लिख लो आप,
आयनाइजेशन एफिनिटी एनर्जी के साथ साथ ये भी क्या होता है, डिक्रीज होता है गाइस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नथिंग मच, इट इज़ द सेम ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक में पावर की बात हो रही है, ठीक है, एक में पावर की बात होती है और एक में टेंडेंसी की बात होती है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी या पावर की। यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, वो एफिनिटी पाने की चाहत थी, मतलब न्यूक्लियस के पास होता था। ओके, बट जो उसका जो एक टेंडेंसी होता था वो डिपेंड करता था, एबिलिटी फॉर्म होता था। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव में उसको अट्रैक्ट करने की मेन पावर की बात हो रही है कि वो कितने पावर से उसको अट्रैक्ट करना है, मतलब उसके डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। भाई सीधी सी बात है, अगर उसको अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के मतलब होता है कि उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रो आपका मैं बोला दोनों सेम है, तो सीधी सी बात है वो डिक्रीज ही होगा। भाई यहाँ पे उसकी अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा और कम, और यहाँ पे और ज़्यादा कम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, तो उसका जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू कम होते जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा हुआ फिर कम, मतलब कंटिन्यू क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सेम रहेगा दोनों, कन्फ्यूज नहीं रहना है, दोनों इक्वली ही होते हैं। ओके गाइस, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्टिविटी। भाई अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। ओके, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, देखो कोई एलिमेंट जो है वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या कितना एक्साइटेड है, वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे गाइस। तो याद रखना, जिस इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिविटी बात कर रहे हैं, ओके, तो कोई इलेक्ट्रॉन में अगर सेल नंबर कम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है तो मोर रिएक्टिव होगा। रीज़न क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करना चाहेगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव नेचर में रहेगा। टू है मतलब इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, बेसिकली इसको देना ही पड़ता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे क्लोरीन आ गया, ठीक है, तो क्लोरीन आएगा तो सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, भाई हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन एक ही देगा, तब तक ये इसको 2 देना है, इसमें कम पावर लगने वाला है उसको गेन करने के लिए। ओके, तो ये जनरली उसको एक इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन के साथ जोड़ के HCl बना देगा। मतलब इजीली कौन रिएक्टिव हो रहा है, हाइड्रोजन। अब यहीं पे बात करें क्लोरीन का लिथियम के साथ, तो लिथियम उसको बहुत थोड़ा सा लेट से क्या करेगा, रिएक्टिव करेगा। वैसे सोडियम है, सोडियम Na, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली हम जानते हैं कि प्लस सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। ठीक है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 है मतलब क्या है, उसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है इसमें रिएक्टिविटी में उसका। अब भाई हम लोग बात किए थे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, सब में सेम है। अब सेम है तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ओके, तो ये जो है ये सब के सब क्या है, मेटल्स है। ओके गाइस, सब के सब क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स में देखो रिएक्टिविटी जो होता है कंटिन्यू क्या होता है, जिसकी वैलेंसी लो हो रही है वही हाई रिएक्टिव हो रहा है। तो इन सब में क्या है, वैलेंसी सेम है। ओके, तो वैलेंसी जब सेम है तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा इसके बॉन्डिंग नेचर यानी इसके ऑर्बिट्स पे। ओके, अब कैसे डिपेंड करेगा ये देखना है हमको। हम सबको पता है कि जो इसका डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, भाई ये इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, देना ही चाहेगा। ओके, तो ये जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो डिस्टेंस देखो इसका कितना है, भाई बहुत कम है। ओके, बहुत कम होने वाला है, मतलब क्या है, रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब रिएक्टिविटी कम होगी। रीज़न क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे बात करें तो वैलेंसी तो सेम है, बट यहाँ पे बॉन्डिंग देखो थोड़ा वीक है।
यहाँ पे बात करें तो देखो पोटेशियम से डिस्टेंस देखो इलेक्ट्रॉन के, यहाँ इसका कोई पकड़ है क्या? नहीं। ये जल्दी से जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेगा और उसको छोड़ भी सकता है। रीज़न, क्योंकि पोटेशियम का डिस्टेंस बहुत क्या है, ज़्यादा है। सो दे आर द अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ओके, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको इजीली क्या कर देगा, छोड़ देगा। और ये वैलेंसी सेम है, मतलब सब रिएक्टिव ही है, बट ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम होगा। रीज़न क्या है इसका? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी उसकी ज़्यादा है। ओके, सो याद रखना ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव, लेस और लेस, मतलब कंटिन्यू क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है गाइस। तो याद रखना रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी जो होता है, रिएक्टिविटी फॉर मेटल ऑलवेज इंक्रीजिंग इन, वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। ये तो था मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स के क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, डिक्रीज होगा गाइस। ओके, कैसे डिक्रीज होगा? जैसे देखो बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में हमको पता है कि जो रिएक्टिविटी नेचर होता है वो उसका आउटर मोस्ट सेल पे डिपेंड करता है। अगर 17 ग्रुप में दें तो एक होता है फ्लोरीन, ठीक है, फिर होता है क्लोरीन, सबके आउटर मोस्ट में -1 वैलेंसी ही होता है, वैलेंसी सबका सेम है, रिमेन सेम। बट अब बात करते हैं डिस्टेंस का, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर किस में होने वाला है? हाँ, सोचो किस में होने वाला है? भाई फ्लोरीन है, फ्लोरीन का देखो डिस्टेंस, ये क्या करेगा, जो -1 है वो जल्दी से जल्दी इसको क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी पाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैच करेगा। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, बट शील्ड इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, दूर, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो उसको कैच करने की पावर इसमें नहीं है। फ्लोरीन के पास तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट एक ही ऑर्बिट है, बट यहाँ पे तो शील्ड बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो बहुत इजीली उसको रिमूव कर देगा। बट नॉन मेटल्स क्या करता है, उसको कैच करता है, गेन करता है, तो गेन करेगा तो जितना डिस्टेंस कम होगा वो उतना इजीली क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन में अगर आ जाए तो रिंग बढ़ जाती है और इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन को कैच करने की पावर थोड़ी कम हो जाती है, मतलब मोर रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा, मतलब टॉप टू बॉटम चले तो डिक्रीज होने वाला है। ओके, सो वही है, सेम है, डिक्रीज होने वाला है। ओके गाइस, देन चलो ये सब तो समझ में आ गया, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं पीरियड्स में, थर्ड पीरियड में, ठीक है, पीरियड वाइज चलेंगे। अब पीरियड वाइज मतलब कंटिन्यू एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चलते हैं। ओके, जैसे ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यानी सो मैं AC सल्फर को क्लोरीन आ मतलब ऑर्गन। अगर ऐसे चलते हैं तो क्या होती है रिएक्टिविटी नेचर, सबका देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल की बात करें, ठीक है गाइस, अब हम लोग किस में चल रहे हैं, बेसिकली पीरियड्स में चल रहे हैं। तो पीरियड्स में जब आप चलोगे तो देखना सब में 3p है, तो इसका सोडियम का होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283, 284, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब रहेगा, अलग अलग रहेगा। ओके, अब देखो नंबर ऑफ सेल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल जो होगा सबका क्या है भाई, सब में पीरियड्स की बात है तो पीरियड्स में जाने का मतलब ही है कि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, सेम। याद रखना हमेशा पीरियड्स में जाने पर नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है या सेल्स है आर सेम, हमेशा याद रखना। और जब हम लोग ग्रुप्स में चलते हैं, ग्रुप्स में तो वैलेंसी आर सेम, वैलेंसी आर सेम। ओके, वैलेंसी में क्या होती है, ग्रुप में जाने पे वैलेंसी सेम होता है और नंबर पीरियड्स में जाने पे उसका नंबर ऑफ सेल सेम होता है। तो सब में देखो 3 ही होने वाला है, तो नंबर ऑफ सेल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो पहले 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1, 2 कंटिन्यू जो जाने वाला है तो इंक्रीमेंट होता है गाइस। ओके, इंक्रीमेंट देखो
कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। देन वी आर डिस्कस अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी देखो +1 +2 होगा, इसका 3 होगा, 4, यहाँ तक ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। बट अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में 5 है, 5 है मतलब कितना, ये 3 एक्सेप्ट के, 5 तो दे नहीं सकता, 3 चाहिए इसको, मतलब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किसका, यहाँ पे फास्फोरस की बात करें सल्फर का, तो सल्फर का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, मतलब इसमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यहाँ पे इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर सल्फर के बात करें क्लोरीन, तो इसमें 7 होता है आउटर मोस्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ओके, और फिर जो इनर्ट गैस होता है ऑर्गन, उसको छोड़ दो, वो अलग ही होता है। तो देखो क्या हो रहा है, 1 to 4 तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, बट फिर 3 to 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 2 रेशियो निकल रहे हैं। इंक्रीमेंट वैलेंसी क्या हो रहा है, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैलेंसी आर फर्स्टली इंक्रीज, फर्स्टली क्या हो रहा है, फर्स्टली इंक्रीज 1 to 4, देन डिक्रीज 3 to 1। याद रखना, पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ओके गाइस, वैलेंसी के बाद है एटॉमिक रेडियस। भाई एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस को समझना, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कैसे होगा, देखो यही समझना है कॉन्सेप्ट इसमें। जब टॉप टू बॉटम चलते थे हम लोग, तो उसके सेल नंबर पे डिपेंड करता था रेडियस का, बट यहाँ पे जितने भी सेल नंबर है वो क्या है, सब के सब सेम है। तो फिर यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर से। देखो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन्स की नंबर है 11, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है 11, बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। सील्ड कितने हैं, सील्ड है उसका 3, यानी न्यूक्लियस जो होगा 11 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 3 सील्ड में प्रोटेक्ट करेगा। मतलब समझ लो ये जो न्यूक्लियस है उसको 11 बच्चों को क्या करना है, हैंडल करना है। ओके, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन्स की नंबर मतलब पॉसिबिलिटीज़ देखो, अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस के साथ कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये उसके साथ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कम कनेक्टेड है, बस कनेक्टेड है। ओके, मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम का 12 है। अब 11 और 12 का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फास्फोरस में देखो डायरेक्ट 16 है, मतलब 16 ये फास्फोरस जो होगा वो 16 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसी 3 राउंडिंग में कैपेबल करके रखेगा, हेल्ड करके रखेगा, होल्ड करेगा। तो 16 का 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट यहाँ पे रिवॉल्विंग करेगा, मतलब इसका 5 के जितने भी होंगे वो उसके सेल को बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा है तो उसका जो सेल है उसको वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्ड कर रहा है और टेंडेंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब उसको खींच रहा है। ये जो होगा न्यूक्लियस उस सबको क्या करेगा, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा। भाई ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगा, मतलब प्रोटेक्ट करेगा। तो जैसे कोई पावर जो होता है ना, प्रेस करते हैं हम लोग, जैसे बबल गम होता है, वाटर में डाले फूल गया, जैसे हम लोग उसमें पावर ज़्यादा डालते हैं, फोर्स ज़्यादा लगता है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम वैसे ही है यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करेगा, न्यूक्लियस पे अपना ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। अट्रैक्शन भाई डिस्टेंस ज़्यादा होता, चलो ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जाता ज़्यादा फोर्स लग रहा है बोलते, बट यहाँ पे डिस्टेंस तो सबका सेम है, तो फोर्स क्या है, सब इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, बराबर लग रहा है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और इसका पूरा ऑर्बिट छोटा हो जाता है। बट यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। सो पहले क्या होगा, ये रेडियस बढ़ते रहेगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ऐसे ही चलेगा। मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। सो गाइस, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीज। याद रखना क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी पावर की वजह से। ओके, अब डिस्कस करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स की। तो जस्ट अपोजिट होता है गाइस मेटेलिक कैरेक्टर्स। ओके भाई, मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी। बट हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होता है, ये देखो सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इजीली लूज़ कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, बेसिकली लूज़ करेगा, 3 भी लूज़ करेगा, 4 भी लूज़ करेगा।
ओके, बट 5 से लूज़ करना छोड़ देगा वो। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, यानी ये पहला जो टेंडेंसी सबसे ज़्यादा लूज़ कौन कर सकता है, ये उसके बाद ये लूज़ करने की पावर कम करता है, क्योंकि अगर क्लोरीन यहाँ पे आएगा तो क्लोरीन मैग्नीशियम की बजाय किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ, बिकॉज सोडियम है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के साथ इजीली वो NaCl बना सकते हैं। बट MgCl2 बनाने के लिए उसको 2 अमाउंट चाहिए, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, ये हुआ। ओके, लूज़ कौन कर रहा है ज़्यादा, ये कर रहा है। ओके, तो पावर पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, मतलब क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा गाइस, याद रखना। मेटालिक जो कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट होगा, इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज वो एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ रही है उसकी। ओके, देन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी में देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो जस्ट अपोजिट होने वाला है, इंक्रीज ही होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है गाइस, सबको पता है। जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। ओके, हम लोग को लास्ट में ही पता है कि जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, ओके, वो आउटर में एक अमाउंट होता है एनर्जी का जो क्या करे, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखो भाई, डिस्टेंस देखते जाओ, यहाँ से यहाँ तक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हेल्ड है। इलेक्ट्रॉन को एक, जब नंबर ऑफ सेल तो सबका सेम है, नंबर ऑफ सेल सबका क्या है, सेम है। हमको बात करना है किसमें, आयनाइजेशन एनर्जी पे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, डिस्टेंस उतना है, एनर्जी कम लगने वाला है। बट यहाँ पे देखो सेल उतना ही है, बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। मतलब जितना मेहनत एक इलेक्ट्रॉन को करने में आ रहा है, निकालने में, उतना मेहनत अब दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में आएगा। मतलब कह रहा हूँ ये कि जो एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके जो बेस्ट फ्रेंड है वो अब एक नहीं है, उसके जो बेस्ट फ्रेंड है वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, मतलब जितना बॉन्डिंग ये इसके साथ है उतना ही बॉन्डिंग ये इसके साथ है, 2 बेस्ट फ्रेंड्स। सो जितना इसको अलग करने के लिए पावर चाहिए आपको, उतना ही मेहनत आपको इसको भी अलग करने के लिए करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक फ्रेंड को निकालें यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही मेहनत यहाँ पे 2 को निकालने के लिए करना पड़ेगा, यानी मेहनत डबल, यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पे आपके 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 गुना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम है। मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस, याद रखना। ओके, देन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की गाइस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन पाने की जो चाहत होती है, गेन करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन कौन पाना चाहेगा, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन पाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पाने की चाहत कौन रखेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, एफिनिटी इनमें कम होगा, इनमें ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी थोड़ा कम होगा, लेकिन इनके पास ज़्यादा होगी। 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, मतलब पाने की चाहत इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों सेम है तो भाई सेम है तो लिख दो, इंक्रीज ही होगा। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, पता है ना, उसको अट्रैक्ट करने की पावर। भाई अट्रैक्ट करने की पावर इसमें तो हो नहीं, इसमें तो रिपल कर रहा है। अट्रैक्ट कौन करेगा, अट्रैक्ट ये करेंगे, मतलब इंक्रीज ही होगा। ओके, देन रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं गाइस, तो रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जो होता है मेटल्स अरेंज होते हैं और राइट साइड नॉन मेटल्स अरेंज होता है। बेसिकली पता है, लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ। ओके, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो मेटल का जो इंक्रीमेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिक्रीमेंट में। और नॉन मेटल का जो डिक्रीमेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटल्स बढ़ जाती है। ओके, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पहले लेफ्ट टू राइट देखो, जैसे सोडियम है मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटल है, फास्फोरस जो है नॉन मेटल्स में आ जाता है, सल्फर नॉन मेटल्स, क्लोरीन नॉन मेटल। मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है और मेटेलिक प्रॉपर्टी घट रही है, सीधी सी बात है। ओके गाइस, आई थिंक ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बेसिकली मुझको कमेंट कर सकते हो। ओके।